डीटीए भागलपुर इज बैक अगेन। आइए मित्रों, छक्का छोड़ा दिहल जाए क्या कर 16 जनवरी 2022 ऑनलाइन में पूछल प्रश्न के पेपर 1 ईवीएस। पहला प्रश्न है, कुडुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? तो कुडुक झारखंड ना। एकर अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल वहाँ बोलल जाता है। विशेष रूप से ना झारखंड, तो झारखंड कुडुक। अच्छा, अन्य राज्यों में, भारत के अन्य राज्यों में उराव जनजाति, कौन? उड़ाव जनजाति के द्वारा भी बोला जाता है ये उड़ाव जनजाति, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न बढ़ें। कहता है प्रश्न, आपका घर एक्स पर स्थित है, चलिए एक्स पर स्थित है मान लिए, तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यदि आपके विद्यालय सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः आप पहले ठीक उत्तर में उत्तर 100 मीटर चले जाइए। उत्तर ऊपरे ना होगा दोस्त, 100 मीटर, ठीक है 100 मीटर। आपका घर एक्स पर, आप एक्स से चले ना, एक्स से। आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यदि आपका विद्यालय परंतु बीच मार्ग में कहते हैं कि आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पश्चिम में 75 मीटर लंबा सुरंग पार करके अंत में आप 100 मीटर दूरी पर ठीक दक्षिण में, सुरंग उरंग पार कर लिए, दक्षिण जाइए, फिर 100 मीटर दूरी में दक्षिण में, मतलब फिर नीचे ही चले आए ना वो। अरे बाबा, फिर तो यहीं पहुंच गए। 100 मीटर दक्षिण पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं? फिर ठीक पश्चिम में 75 मीटर, पहले पश्चिम में, ये देखिए, पहले आप गए 100 मीटर उत्तर ऊपर, फिर पश्चिम जाइए, पश्चिम इधर है आपका 75 मीटर पश्चिम, 75 मीटर पश्चिम चले गए, अंत में आप 100 मीटर फिर से दक्षिण आ गए, तो ये आप विद्यालय पहुंच गए। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स, वाई पर विद्यालय के सापेक्ष, देखिए विद्यालय के सापेक्ष तो इस डायरेक्शन में देखना होगा ना, ये होगा पूरब, क्या होगा? पूरब। और कितना दूरी? 75 मीटर। देखिए यहाँ 75 है तो यहाँ भी 75 है ना होगा। बनाइए ना, ऐसे गए 100, फिर ऐसे गए 75 पश्चिम में, फिर दक्षिण में 100, तो इसके सापेक्ष ये, यदि विद्यालय घर के सापेक्ष पूछता तो घर के सापेक्ष ये पश्चिम दिशा में होता 75 मीटर। तो यह आपका यहाँ से ऐसे पूछ रहा है, वाई के सापेक्ष यानी विद्यालय के सापेक्ष पूछा जा रहा है, तो हो गया 75 मीटर पूरब, सी नंबर उत्तर। समझे कि नहीं? खैर, ऑफलाइन कक्षा में इन चीजों को जबरदस्त बताते हैं यार, मानचित्र वगैरह दे करके। नेक्स्ट, नागरकोइल से 5 जून 2020 को प्रातः 4:15 बजे स्टेशन छोड़कर 7 जून को पहुंच रहा है। देखिए 5 से 6 तारीख वाला पूरा ना 24 घंटा ले लिया, तो 24 घंटा प्लस कर देंगे उधर, और 5 जून को जो 4:15 सुबह का ना समय, AM एंटी मेरिडियन बोले तो पूर्वाहन, और 7 जून को कब पहुंच रही है? 3:15 सुबह, तो 4:15 से 3:15, और यदि यह भी 4:15 होता तो 24 घंटा होता ना, 4:15 से 4:15 24 घंटा। अब इसमें 1 घंटा घटा लीजिए, 23 घंटा ना इधर हुआ, और एक दिन पूरा 24 घंटा इधर ये वाला, तो 24 दूनी 48, तो 47 हो गया। टाइम निकल गया ना, और दूरी दिया गया है, दूरी है 2640। तो चाल पूछ रहा है ना, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, और दूरी बटा समय डिस्टेंस बाय टाइम, तो 2640 भागा समय, दूरी बटा समय, समय है 47 घंटे, तो भाग देंगे इसे, हम डिवाइड करना है। तो आइए 47 से जब भाग देंगे तो 56.170 56.170 निकलेगा।
और सी नंबर में 56 किलोमीटर दिया गया है। यही आपका सी नंबर उत्तर होगा। यदि यही मीटर प्रति सेकंड पूछता तो 56 को भी गुना करते 5/18 से, 5/18 से गुना करते, है ना। चलिए सी नंबर उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन लीची प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि। तो बिहार का मुजफ्फरपुर जिला लीची के लिए प्रसिद्ध है ना। अक्टूबर से दिसंबर जो होता है मधुमक्खी का क्या अंडोत्पादन के लिए अंडा देने का काल होता है। इसी समय मधुमक्खी अंडे देती है, तो सबसे बेहतरीन हमारा अक्टूबर से दिसंबर का समय। अच्छा, मधुमक्खियाँ लीची के फूलों की ओर आकर्षित होती हैं और लीची के फूल कब खिलते हैं? फरवरी महीने में। फरवरी महीने में खिल जाते हैं, जबकि अक्टूबर दिसंबर में मंजर वगैरह आने लग जाता है। अक्टूबर से दिसंबर में यानी कोपलें फूट जाती हैं, मंजर वगैरह फूटने लग जाता है। एपिकस इंडिका जो है ना, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है एपिस इंडिका। और मधुमक्खी को रखने के लिए उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण बक्से की आवश्यकता होती है इसके लिए, जिसमें चीनी का घोल वगैरह दे दिया जाता है। और मधुमक्खियों के बारे में सुने, चलिए लगे हाथ देखते हैं। एक मधुमक्खी के छत्ते में 8 से 10,000 मधुमक्खियां होती हैं। नर मधुमक्खी लगभग 150 से 200 होती हैं। इनका काम ज़्यादा कुछ नहीं होता है, छत्ते की जोगवाड़ी करना। ज़्यादा कुछ विशेष काम नहीं होता है नर वाला, मेल वाला। रानी मक्खी एकमात्र होती है जिसका अंडे उत्पादन करना, अंडे देने का काम होता है। सभी नहीं देती हैं, बाकी सब मधुमक्खी तो 25 से 30 दिन में मर जाती हैं। रानी मक्खी 2 साल 3 साल जिंदा रहती है। रानी मधुमक्खी, जब कभी किसी मधुमक्खी को शहद दिख जाता है कहीं पराग वगैरह, तो आती हैं, एक प्रकार का विशेष नृत्य करती हैं, डांस। एक मधुमक्खी अपने जीवन काल में चम्मच का 1/4 भाग जो है शहद बना पाती हैं। चलिए दोस्त, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। बिहार का मुजफ्फरपुर जिला लीची और अनीता की मधुमक्खी, ये सब आपके चैप्टरों में दिया गया है। नेक्स्ट, वेलक्रो का उपयोग। देखिए, वेलक्रो जॉर्ज मेस्ट्रल, ऑस्ट्रिया के निवासी ना, सैर सपाटा के लिए अपने कुत्ते के साथ जा रहे थे। चिड़चिड़ी चिपकने वाला, आज भी जैसे कोट में, जैकेट में, जूतों में, चप्पलों में चर चर, एक तरफ नरम, एक तरफ बाल टाइप का होता है बाल, और एक तरफ हुक नुमा आकृति बनी हुई रहती है। क्या है? वेलक्रो है। चिड़चिड़ी टाइप का नहीं होता है हो, हाँ, वह वाला गप है। तो यहाँ हमारा हो गया जॉर्ज मेस्ट्रल। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भारत का संघ शासित प्रदेश है? संघ शासित प्रदेश हो गया उत्तर डी नंबर। चूंकि ये देखिए 370 की धारा हट गई है ना। संघ शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर। अगले प्रश्न के पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जानते हैं ना। 8 केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव। साथ ही साथ जुड़ गया ये दोनों, है ना, दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव, तो दमन दीव। अच्छा, अगला दिल्ली, पुदुचेरी, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश। हमारे देश के राज्यों में से एल्युमिनियम की खान है, एल्युमिनियम की खान ओडिशा में। तो याद रखना होगा कॉन्सेप्ट के साथ, तथ्यों को याद रखना है। एल्युमिनियम का अयस्क ना बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट। ओडिशा भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है।
बॉक्साइट जमा हुए चट्टानों का एक विस्तृत विविधता के साथ अपघटन से बनता है, जिसमें एल्युमिनियम सिलिकेट वगैरह होते हैं। भारत में बॉक्साइट की प्रमुख खदानें जो हैं बिलासपुर, बिलासपुर और माइकल हिल्स, संबलपुर, सिंहभूमि झारखंड का, सुंदरगढ़ वगैरह। तो खैर यहाँ तो हमारा एल्युमिनियम पूछा जा रहा है और ओडिशा हो जाएगा। और एल्युमिनियम का अयस्क ना बॉक्साइट होता है। अगला प्रश्न, ब्रेल लिपि मोटे तो 6 बिंदु होते हैं, पहले 12 बिंदुओं से शुरू हुआ था ये। 8 वर्षीय नुकीली कील जो है ना गड़ जाती है। लुई ब्रेल, फ्रांस के लुई ब्रेल की आंखों में दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। 6 मोटे बिंदु उभड़े हुए होते हैं, 6 मोटे बिंदु, है ना। अच्छा, एक और बात, 4 जनवरी को ना विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। विश्व ब्रेल लिपि दिवस 4 जनवरी को। और अब कंप्यूटरीकृत भी होने लगा है, यानी गत्तों पर मोटे, उन पर उभड़ी हुई जो होती हैं वह अब कंप्यूटरीकृत आधुनिक समय में होने लगा है। प्याज की फसल उगाने के लिए देखिए कक्षा 4 में आपको दिया गया है, कक्षा 4 की जो एनसीईआरटी है उसमें क्या, बेलवनिका गांव, बेलवनिका, कर्नाटक का बेलवनिका। तो प्याज के बारे में पूछ लिया गया है। तो चरण देखिए, चरणों को सही क्रम में लगाना है, स्टेज में लगाना है, सही क्रम, सीक्वेंस। तो आइए दोस्त, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, मिट्टी को हल्का करना है, नरम करना है, जिसके लिए खूंटी का प्रयोग होता है। क्या, खूंटी का प्रयोग। तो सबसे पहले मिट्टी खोदकर नरम बनाएंगे, 1 नंबर आपका। तत्पश्चात क्या करेंगे, बीज बोएंगे उसमें, सी नंबर, बीज बोना। तत्पश्चात इसके बाद खरपतवार, दुभरी, मोथा वगैरह जो पैदा हो जाता है उसको हटा देना है, वेडिंग करना, खरपतवार। पुनः फिर प्याज के ऊपरी परत की सूखी पत्तियों को काटना, प्याज के ऊपरी परत की सूखी पत्तियों को काटना, बी नंबर। यहाँ सी में मिल रहा है, ए, सी, डी, बी। और ई, प्याज को उखाड़ कर निकालना, है ना। अच्छा, इसके लिए, अच्छा रुकिए, एक कॉन्सेप्ट समझिए। खूंटी जो होता है, खूंटी का प्रयोग मिट्टी को नरम करने के लिए बनाते हैं, मिट्टी को नरम करने के लिए। एक होता है कुरीगे, को दुर्घुकार, रो हर्षिकार, गो एकार, कुरीगे का काम बीज बोने के लिए करते हैं, बीज वगैरह बोने के लिए। और इलीगे, एक होता है इलीगे, वहीं कर्नाटक बेलवनिका गांव, वहाँ पर प्याज की खेती वगैरह। इलीगे से प्याज के पौधों से उसको जो है ना क्या करते हैं, उखाड़ते हैं, मतलब अलग कर देते हैं, पौधों से अलग कर देते हैं। प्याज को पौधों से अलग करना किसके लिए, इलीगे। और कुड़ीगे क्या होगा, कुड़ीगे ना बीज बोना, बीज बोते हैं, ऐसे हल लगा रहता है, हल, और यहाँ बीच में छेद भी बना रहता है, इसमें बीज वगैरह डालते हैं, इलीगे की सहायता से खूंटी से नरम करते हैं मिट्टी को। हाँ, यहाँ हमारा सी नंबर उत्तर हो गया। हमारे देश में एक ऐसा स्थान है, ठंडा रेगिस्तान मारिए ना, लद्दाख, लेह लद्दाख, ठंडा रेगिस्तान, ऊंचा, सूखा और समतल, हाँ, बर्फ ही बर्फ, लेह लद्दाख की बात है। घर कैसे बनाए जाते हैं यहाँ पर, तो पत्थरों के ऊपर पत्थर रख करके, पत्थरों के ऊपर पत्थर वगैरह काट करके रखते हैं और 2 तल्ला मकान बनाते हैं। धूप में सीताफल, मिर्च, अचार, उपला वगैरह, अनाज वगैरह सुखाए जाते हैं। जब ठंडी पड़ने लगती है तो निचले वाले
तल में यानी ग्राउंड फ्लोर में आ जाते हैं, जानवरों के साथ, सामान वगैरह के साथ रहते हैं। निचले तल में खिड़की नहीं होती है। याद रखना है, दुतल्ला मकान। और छत कैसा, समतल वाला। फर्श भी लकड़ी के बनाए जाते हैं, छत भी लकड़ी के बनाए जाते हैं। ठीक, निचली वाले में खिड़की नहीं होती है। आगे बढ़ें। यही हिमाचल प्रदेश में ढालू छत होगा। हिमाचल प्रदेश शिमला ढालू छत होगा और एक तल्ला मकान बनेगा। नीचे देखिए, फलों एवं सब्जियों चुनिए जिसमें भीतर बीज होते हैं। हाँ, बीज वाला आपसे पूछ लिया। देखिए, करेला में बीज होता है ना, खीरा में होता है, चीकू में बीज होता है, भिंडी में भी, नाशपाती, टमाटर में भी बीज होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अब मुझे बताइएगा, प्याज में बीज होता है? आगे देखते हैं। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, आलू, टमाटर। आलू में बीज होता है उसके भीतर? नहीं ना। आलू यहाँ भी है ना, कट गया ना, तो सी नंबर उत्तर हो जाएगा, द बेस्ट उत्तर। थोड़ी सी मानसिकता बस जो है रखनी है बस। आइए, स्लॉथ के बारे में पूछ लिया है। नीचे देगा कौन सा, तो स्लॉथ हो जाएगा 17 घंटा मैंने देखा। औसत आयु 40 वर्ष, यानी 40 साल तक जिंदा रहता है। एक पेड़ पर 5 वर्ष रहता है, जब तक कि पूरी पत्तियां चट ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। ये एक अच्छा तैराक होता है। 1-1.5 सप्ताह में जो है यह नीचे उतरता है, विष्ठा त्याग करने के लिए, मलमूत्र त्याग करने के लिए। और नहीं तो 17 घंटा, 18 घंटा, वैसे 17 घंटा दिया गया है नोट्स में। घड़ी वाला ऐसे दिखाएगा ना, तो उसमें 18 घंटा लेना है। ठीक है, उल्टा मजे से लटक करके सोता रहता है। लगभग 3 ग्राम तक पत्तियां खाता है। 5 साल लग गया, तो पूरे जीवन काल में कितना? 8 वृक्ष पर। कितना? 8 वृक्ष। चलिए, उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, स्लॉथ कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? हाँ जी, चलिए बढ़िया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहता है प्रश्न हमारा अगला, कॉलम 1 में दिए गए स्थानों के नाम, कॉलम 2 में दिए गए स्थानों के अधिकांश गांवों, सामान्य घरों के सहित सही विवरण से मिलान कीजिए, मैच कीजिए। तो कर दीजिए मैच। ये देखिए, असम, बांस वाला घर किधर है? असम, असम आपका ये खंभों पर बने ऊंचे उठे, लगभग 3.5 से 4 फीट ऊंचा। यदि मीटर में 3.5 से 4 मीटर ऊंचा उठा हुआ, फीट में 10 से 12 फीट ऊंचा बांस पर बना हुआ घर। बांस का ही घर भी बनाया जाता है। बाढ़ इलाका है ना, बाढ़, फ्लड। असम, बिहू जहाँ का लोक नृत्य है, असम। और लकड़ियों के ही घर बनाए जाते हैं, छत वगैरह भी। बढ़ते हैं बी नंबर, लद्दाख। लद्दाख किधर है? लद्दाख, पत्थर के बने घर, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की चपटी, चपटी यानी ऐसे सपाट प्लेन छत। तो देखिए, ए का 3 के साथ, बी का 2 के साथ, ए 3 और बी 2, तो सी नंबर उत्तर हो गया, सी नंबर। और देखिए, सी का 1 के साथ जाएगा, सी नंबर, मनाली हिमाचल प्रदेश, 1 नंबर। पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छत वाले घर, ढालू ऐसे स्लोपिंग वाला, अभी ना बताया था हमने कॉन्सेप्ट। राजस्थान है तो कटीली झाड़ियों का, कटीली झाड़ी का क्या होगा? छत होगा और मिट्टी की दीवारें होंगी, गोबर मिट्टी मिला के लिपाई भी करते हैं ताकि कीड़े ना लगे। हो गया हमारा थ्योरी। अगला प्रश्न, हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता है, यह सब सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोग सापेक्ष उल्टे खड़े हैं, तो खूब पूछ ले, याद हो गया होगा, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना सापेक्ष, भारत के सापेक्ष में अर्जेंटीना। जब यह पट्टी में देखिएगा भारत, तो वह पट्टी में पृथ्वी के देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि अर्जेंटीना। तो याद भी रख लेना है।
मैंने उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका के दक्षिण हिस्से में एक देश है जिसे आमतौर पर दक्षिणी गोलार्ध के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़ें आगे। अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर, कीटनाशक, केमिकल एवं पीड़कनाशी का उपयोग कर रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बंजर होती जाएगी, अनफर्टिलाइज्ड बंजर हो जाएगी, ऊसर हो जाएगी, अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बन जाएगा। डी नंबर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम सुझाएगा 6 थीम में 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। 6 थीम है ना, फैमिली एंड फ्रेंड, परिवार एवं मित्र, भोजन है, फिर उसके बाद आपका यात्रा, फिर जल, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। कुछ छूट तो नहीं गया? 6 थीम हुआ कि नहीं हुआ? परिवार एवं मित्र, भोजन, आश्रय, अच्छा आश्रय छूट गया, भोजन, आश्रय, शेल्टर, पानी, वाटर, यात्रा, ट्रेवल्स, चीज़ें जो हम बनाते हैं और जो करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। ये 6 थीम हुए। अब पहला वाला परिवार एवं मित्र, इसके अंतर्गत 4 गो उप थीम है, सब थीम, उप प्रकरण यानी कि सब टॉपिक। तो क्या, रिलेशनशिप, संबंध, फिर उसके बाद पहला आपसी संबंध हुआ ना, आपसी संबंध, तत्पश्चात खेल, तो परिवार ये संबंध है, रिलेशनशिप, खेल, पशुएं, पौधे यानी पादप, प्लांट्स, ये 4 उप थीम है पहले के अंतर्गत। अच्छा, यहाँ प्रश्न तो पर भेजे सही क्रम कौन सा है तो बतेबे नहीं किए, तो सही क्रम देख लीजिए, बी नंबर सही क्रम है ना। परिवार एवं दोस्त, परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, यात्रा, परिवार एवं मित्र सही ढंग से प्रस्तुत करता है। तो देखिए सही ढंग याद रखिए, सबसे पहले परिवार एवं मित्र, तब भोजन आता है, तब आश्रय, तो परिवार एवं मित्र, फिर भोजन, आश्रय हटा दिया तो आश्रय के बाद पानी आता है, फिर यात्रा, और फिर चीज़ें जो हम बनाते हैं और जो करते हैं, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा बी नंबर। 77 नंबर क्वेश्चन, शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छा तरीका क्या है? ए नंबर, एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना। एक विशिष्ट आधार पर, तो सही बात है, पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना, एक शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना, शिक्षार्थी का सभी काम में तो ब्रश करना से लेकर के शौच वगैरह जाना सब कुछ हो जाएगा ना, सभी काम के कारण गलत हो जाएगा। यही कहता बच्चे के विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य दोनों का लेखा जोखा रखता है पोर्टफोलियो में, बी गलत। सी, शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी से अपने काम का चयन और उसको अपने पोर्टफोलियो में लिखित कर देना, शामिल कर देना, एकदम सही बात है। डी, एक समय अवधि में, क्या होता है, एक फिक्स्ड पीरियड में शिक्षार्थी के कामों का विभिन्न स्तर को इकट्ठा करना, बिल्कुल सही है, डी नंबर उत्तर हमारा, डी नंबर, ए सी डी हो जाएगा। पोर्टफोलियो एक प्रकार का ऐसा फाइल होता है जिसमें किसी व्यक्ति या बालक के जीवन के सभी क्षेत्रों का क्रमबद्ध जानकारी एकत्र करके रखा जाता है। किसी विद्यार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक विशिष्ट कारण के आधार पर ना, विशिष्ट कारण क्या होता है, बच्चों का चहुमुखी विकास करना, पोर्टफोलियो में शामिल किया जाता है। बिजनेसमैन वगैरह भी देखते होंगे अपनी कार्यविधि को जो भी किया उसमें सम्मिलित करते हैं एक फाइल में, तो पोर्टफोलियो। चलिए अगले बढ़ते हैं, अगले प्रश्न।
एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम के बारे में सही क्या है? ईवीएस क्या होता है? एकीकृत, बच्चे समग्र रूप में देखते हैं, यानी कि सामाजिक गतिविधियों को सामाजिक गतिविधि एवं पर्यावरण, नदी, तालाब, पोखर, विज्ञान की भाषा, सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाएं, सबको पूरे रूप में, होल रूप में, समग्र रूप में देखता है। तो सबको मिला लिया तो एकीकृत हुआ कि नहीं? इंटीग्रेटेड। और यहां देखिए ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा सबको एकीकृत करता है। इसीलिए कैसा होता है ईवीएस? एकीकृत, क्योंकि बच्चे समग्र रूप में देखते हैं, पूरे रूप में। और यही हमारा उत्तर होगा। पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है, एकीकरण होता है। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले, पड़ोस में, जैसे कि पूछा भी जाता है कि पड़ोस से वैश्विक तक, यानी लोकल टू ग्लोबलाइजेशन, पहले पड़ोस की, निकट का, सांप, चुचुंदर, बिच्छू, छिपकली, कुत्ता, गाय के बारे में बताइए, तब ना बाघों के बारे में जानेगा। बाघ, डायनासोर, यानी दूर की बातों को पहले स्थानीय चीजों से जोड़िए, स्थानीय से वैश्विक, लोकल टू ग्लोबलाइजेशन, नियर टू फार। चलिए देखिएगा, तो कहता है ये वेद शिक्षक अपने पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधन पर एक सर्वेक्षण, अवलोकन करता है, सर्वे करता है, करने को कहता है एक शिक्षक। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान विभिन्न कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है? तो कौन सा कौशल सबसे बेहतरीन रूप में विकसित किया जा सकता है? परिकल्पना बनाना, यानी कि हाइपोथेसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन, गहन चिंतन। समालोचनात्मक कौन सी प्रक्रिया कौशल? आलोचनात्मक चिंतन तो आपका सही होगा। और सी नंबर रिकॉर्डिंग, अभिलेखन और सुनने के कौशल, विभिन्न ईंधन पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। सर्वेक्षण के संचालन के दौरान कौन सी प्रक्रिया से कौशल विकसित किया जा सकता है? देखिए बच्चे रिकॉर्डिंग करेंगे, अभिलेखन अर्थात पड़ोस में इस्तेमाल किया जाने वाला विभिन्न ईंधन, जैसे माता जी आप क्या जलाते हैं, कैसे खाना पकाते हैं, तो बच्चे रिकॉर्ड करेंगे अवलोकनों वगैरह को। अच्छा, आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल एनालिसिस भी होती है बच्चों में, विश्लेषणात्मक चिंतन, पूर्व अनुमान और रिपोर्टिंग कौशल। पूर्व अनुमान, पहले से अनुमान कैसे लगा लेगा बच्चा। रिपोर्टिंग कौशल, ये तो हमारा नहीं होगा, आप फंसेंगे बी या सी पर। अब देखिए यहाँ हमारा आलोचनात्मक चिंतन भी होगा, लेकिन यहाँ रिकॉर्डिंग दिया गया है। जैसे जनगणना में घर घर जाकर, या पल्स पोलियो किसने नहीं पिया, एक पेज में रिकॉर्ड करते हैं ना, दर्ज करते हैं, अभिलेखित करते हैं, इसीलिए यहाँ सी नंबर उत्तर होगा। और दूसरों से वार्तालाप करेंगे तो सुनने का भी कौशल, लेकिन सुनने के कारण नहीं, या अभिलेखन, रिकॉर्डिंग के कारण, दर्ज करना, उन्होंने जो भी पाया एक पेज पर, एक कॉपी में, डायरी लेखन में दर्ज करेंगे, इसलिए रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग करेंगे तो आलोचनात्मक चिंतन, सृजनात्मकता भी आएगी, क्रिएटिविटी, तर्क वितर्क को जानना, गुण अवगुण को जानना। बी भी सही है और सी भी सही है, लेकिन बच्चे रिकॉर्ड करेंगे, तब उस पर एनालिसिस करेंगे, अतः सी नंबर उत्तर। बट बी भी आपका उत्तर होगा। लेकिन बात इतनी सी है, दिमाग को, मस्तिष्क को थोड़ा ले जाइए। जनगणना की रिपोर्ट, पल्स पोलियो, कोरोना का टीका किसने नहीं लगवाया, घर घर जा करके, चूंकि कह तो रहा है पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले। यदि ऐसा नहीं रहता और यह विकल्प नहीं रहता तो हमारा गारंटेड 100% बी नंबर उत्तर होता।
क्या कह रहा है? पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधन पर घर घर जाकर के क्या कर रहा है? सर्वेक्षण, सर्वे कर रहा है, सर्वे ऑन डिफरेंट फ्यूल्स यूज्ड इन नेबरहुड। पड़ोस में जो हो रहा है जो भी इस्तेमाल, तो बच्चे उसे दर्ज करेंगे, है ना? सी नंबर उत्तर। नेक्स्ट, सीखने के लिए निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व क्या है? यानी कि कंटिन्यूअस असेसमेंट, लगातार आकलन, निरंतर सतत रूप से आकलन। तो देखिए, पढ़ाने के दौरान की गतिविधि जो होती है पढ़ाने के दौरान बच्चों से टेस्ट ले लिया या मौखिक रूप से प्रश्न पूछ लिया, तो इससे रिक्तियों का पता चलता है, दूसरे बच्चों को भी सीखने में मदद मिलता है कि मुझ में कहाँ त्रुटि है, शिक्षक को भी अपनी पढ़ाई की रणनीति को सुधारने का मौका मिलता है, गुणवत्ता के बारे में पता चलता है। अब देखिए, इसका उपयोग बच्चों के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया। बच्चों के बारे में फैसला सुनाना कि तुम मंद बुद्धि हो या तुम बहुत ज़्यादा उच्च अपसारी चिंतन वाली बुद्धि हो। एक बात बताइए, निम्न बुद्धि जिसकी है, कल के दिन में वो बेहतर बुद्धि लब्धि हो सकती है या नहीं? यस ना? तो फैसला कैसे सुना सकते हैं? डिफिनिट नहीं कर सकते, है ना? गलत। सीखने की स्थिति में यानी सीखने के सिचुएशन में निहित किया जाना चाहिए। तो सिखा रहे हैं उसी में क्या है ना, इन्वॉल्व कर दीजिए इसे, अर्थात ड्यूरिंग का प्रोसेस होता है। सिखाने के दौरान सीखने की स्थिति, इट इज यूज टू बी बिल्ड इनटू द लर्निंग सिचुएशन। बी नंबर, बेहतरीन। यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। शिक्षकों को बेहतर रणनीति बनाने में मदद करता है। स्ट्रैटेजी, क्या कमी रह गई बच्चों में, क्या कारण है, शिक्षक ने बेहतरीन ढंग से नहीं पढ़ाया क्या, या बच्चों में दोष तो नहीं है, एक शिक्षार्थी को भी समझ में आएगा। सी नंबर, सह शिक्षार्थियों को यानी कि दूसरे समवयस्क हैं अपने काम की निगरानी और सुधार करने में मदद करेगा। बिल्कुल। अच्छा, गुंजाइश नहीं, नहीं बोल रहा है, गुंजाइश होती है, सीखने में मदद करता है। बी और सी, और ये बी नंबर उत्तर, ये सी नंबर विकल्प, विकल्प संख्या सी हमारा, बी एंड सी, बी और सी केवल, और यही उत्तर हो जाएगा 80 का। कुणाल ने कपड़ों की बंधेज यानी कि बंडल की रंगाई पर कार्यशाला वर्कशॉप करने के लिए, माने कि कपड़ों की रंगाई कर रहे हैं, अपने विद्यालय में स्थानीय कारीगर को आमंत्रित कर लिया। स्थानीय कारीगर आमंत्रित जो किया, तो इसके अतिरिक्त कौन सा हो जाएगा? किसके अतिरिक्त? एगो निगेटिव वाला विकल्प सुन लीजिए, एक्सेप्ट, है ना, के अतिरिक्त। तो बच्चे क्या क्या सीख जाएंगे? 3 विकल्प पॉजिटिव और एक नेगेटिव, उसको गलत कर दीजिए, गलत। अच्छा, ऐसे ही जो योजना बनाई जाती है, किसी कलाकार को मंगा लिया, तो बच्चों में कौशल को विकसित करना, कौशल, स्थानिक चिंतन को बढ़ावा देना। ऐसे विकल्पों में भाषा वगैरह न लीजिए, हो सकता है कारीगर गूंगा हो, बेहतरीन ढंग से भाषा की शैली न हो। क्या लगता है, ऐसे चिंतनों, ऐसे क्रियाकलाप में स्थानीय भाषा को सीखने में मदद करेगा, यह ऑप्शन होना चाहिए? नहीं। शिक्षार्थी कारीगर के ज्ञान और कौशल की सराहना यानी प्रशंसा करेगा, और प्रशंसा, सराहना, एप्रिसिएशन करते हुए खुद में भी कौशल को संचालित करेगा, निर्वहित करेगा। शिक्षार्थी टाई और रंगाई में उपयोग हुए तकनीक की सराहना यानी टेक्नोलॉजी को समझेगा। जैसे रुई को कैसे काटते हैं, जैसे आपने भागलपुर में देखा होगा रंगाई या शिल्प वगैरह, ये सिल्क रेशम, चंपानगर वगैरह में मशीनों को देखते हैं, तो तकनीकों को देखा ना, तो प्रशंसा किया, सराहना किया, और यह सही होगा।
टाई और डाई को हाथ से करने के अनुभव प्रदान होगा। एक्सपीरियंस बच्चों को ज्ञान होगा, प्राप्त होगा। अब बताइए क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? यहां तो क्या ये तीनों विकल्प सही हैं के अतिरिक्त? अच्छा, सी नंबर हो जाएगा। भाषा को सीखने में क्या मदद करेगा? भाषा को सिखाना नहीं, कौशल को सिखाना, वो जो कारीगर है। सी नंबर उत्तर, के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, के बावजूद, के सिवाय, के अलावा, ये सब निगेटिव का, यानी एक विकल्प का चुनाव कीजिए। मेहर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी विद्यार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण, बाढ़ हो सकता है आ गया हो सकता है भूस्खलन या भूकंप आया हो, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर। तो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित, डिस्प्लेसमेंट हो गया। उन्हें विद्यालय, अब देखिए बच्चों में मूल स्थान से यानी कि अपने घर द्वार से बेघर हो गया, कितना तनाव झेलते हैं, है ना? तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उनके विचार को बच्चों के सामने रखना चाहिए, रखने देना चाहिए, मौका देना चाहिए। और हमें कहना भी चाहिए, देखो ये बेचारी फिर भी विद्यालय आ रही है, घर से बेघर हो गई है, स्थानांतरित हो गई है, नेचुरल डिजास्टर। तो इनसे शिक्षा लीजिए आप सभी बच्चे भी। उनकी कहानी, उनकी दास्तान को साझा करेंगे, शेयर करेंगे बच्चों के बीच। कहता है धैर्यवान होंगे, माने कि छोड़ देंगे, स्वाभाविक रूप से समय के साथ छोड़ देंगे, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो शिक्षक का क्या लक्ष्य होता है? हाँ, पेशेंस न देना, उनकी तारीफ बीच बीच में करते रहना। कि कहता है समय के साथ समायोजित हो जाएंगे, छोड़ देंगे, बिल्कुल धैर्यवान हो जाएंगे। गलत। केवल विस्थापित शिक्षार्थी का एक समूह बनाएंगे, फिर तो भेदभाव कर दिया आपने। उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापित को तुरंत स्वीकार करने, माने कि यह चिरंतन सच्चाई है, तथ्य है कि ऐसा ही होता है, उसे स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि मत रहो, चुप रहो, परेशान मत हो, जिंदगी का यह सत्य है, आगे बढ़ने में मदद करेंगे। अब सोच के देखिए, इस विकल्प से ज्यादा दमदार डी नंबर नहीं होगा, इससे भी ज्यादा दमदार डी नंबर होना चाहिए ना। माने तथ्य के रूप में, जीवन की एक सच्चाई, फैक्ट के रूप में स्वीकार कर लेंगे, और विस्थापित को तुरंत स्वीकार करने, विस्थापन को तुरंत स्वीकार करने कि स्वीकार करो यार, सबके साथ कभी कभी हो जाता है, क्या करोगे, पैर टूट गया तुम्हारा, क्या करोगी, होता है, परेशान मत हो, और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इससे भी ज्यादा दमदार होगा कि उन्हें अन्य शिक्षार्थी के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे, तब उनका हृदय का पीड़ा, दर्द कम होता नजर आएगा। ऐसे विकल्प चुने ना, निजी जिंदगी में जो होता है। डी नंबर। नेक्स्ट, यह समुदाय संसाधन के रूप में, यानी कि सामाजिक संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य है। आखिर क्या कारण है? देखते हैं। यह समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास, यानी बेढंगे ढंग से, बिना चिंतन के, अनक्रिटिकली स्वीकार करने में मदद करता है। यार, समाज के ज्ञान को आलोचनात्मक चिंतन के मदद से, यानी अच्छाइयों को, बुराइयों को एक क्या बोलते हैं, अनायास नहीं, अनायास यानी अनक्रिटिकली, क्रिटिकली, आलोचनात्मक ढंग से स्वीकार करना, ये सही होता है, ये नहीं यह बिना प्रश्न किए। अब बताइए, प्रश्न करेगा ही नहीं तो चिंतन, जिज्ञासा, कल्पना, सृजनात्मकता जागृत होगी बच्चे में? नहीं ना।
समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी है, यानी बच्चा समाज का अंग है, वह उसका हिस्सेदार है, हकदार है, पार्टनर है कि उसे सीखना जरूरी है और उन्हें शामिल होने की जरूरत है। अर्थात सामुदायिक सामाजिक गतिविधि को सामुदायिक संसाधन के रूप में उपयोग करते हैं। क्यों उपयोग करते हैं? क्योंकि बच्चा समाज का ही तो घटक है। समाज के द्वारा बनाए गए नियम कायदे कानून समाजीकरण बच्चे का करना अनिवार्य है। चीजों को सीखना, पर्यावरण के प्रति जागरूक होना, संवेदनशील होना, तो बच्चा उसका हिस्सेदार है, यानी समाज का घटक है। यह उसका मौलिक अधिकार है कि वो पर्यावरण को समझे, पर्यावरण से जुड़े, वातावरण पर्यावरण की रक्षा करे। शामिल नहीं करने पर समुदाय नाराज हो जाएगा, इसलिए पढ़ना, ये तो दंड वाली बातें हो जाएंगी। सी नंबर। आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने के लिए, कक्षा कैसी है मानचित्र वगैरह जो है ना खींचने को कहा। यह क्रियाकलाप विकास करने में सहायक होगा। कौन सा विकास? पूर्वानुमान और गणना के कौशल। कहता है पूर्व अनुमान, प्रेडिक्शन करना। अंग्रेजी देखिए, भविष्यवाणी करना। प्रेडिक्शन को ऐसा नहीं है कि कुछ और लिया गया कि प्री नॉलेज से जोड़ा गया, प्री नॉलेज पूर्व ज्ञान से। यहाँ पर अंग्रेजी क्या दी गई? प्रेडिक्शन, प्रेडिक्टिंग करना, भविष्यवाणी करना। तो भविष्यवाणी करने के लिए नहीं, आंकड़ों के अभिलेखन, यानी कि रिकॉर्डिंग डाटा, डाटा को रिकॉर्ड थोड़े कर रही है, मानचित्रण कर रही है ना। सी नंबर। अभिविन्यास यानी स्ट्रक्चर को, पैटर्न को, लंबाई, चौड़ाई, दूरी, दिशा की सापेक्ष सही सही स्थिति की समझ विकसित हो जाएगी। द बेस्ट। आखिर मानचित्र कैसे खींचेंगे जब तक लंबाई, चौड़ाई, दिशा का ज्ञान ना हो सापेक्ष स्थिति में? यानी इसके सापेक्ष क्या होगा, उत्तर के सापेक्ष क्या होता है, दक्षिण, दक्षिण के सापेक्ष बात करें तो उत्तर। तो इसी प्रकार की बातें। डी, भूदृश्यों को खींचने का कौशल। अब बताइए, अमीन बनाना है क्या? लैंडस्केप्स, भूदृश्य यानी कि भूमि के जो भी दृश्य हैं उसको खींचने का कौशल। बच्चे को अमीन बनाना है क्या? नहीं ना, इसके लिए तो पढ़ाई की जाती है, पढ़ाई पढ़वाई जाती है। भूदृश्य, भूमि के दृश्य को खींचने का कौशल। भूमि कैसा दिखेगा, भूमि का दृश्य, जबकि कह रहा है अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने को कहा, तो डी नंबर क्यों होगा भला? इर्द गिर्द के परिवेश से जोड़ते हुए, इर्द गिर्द का परिवेश, अभिविन्यास, रिलेटिव पोजीशंस, सही स्थिति को बच्चा समझेगा। सी नंबर। निम्नलिखित में क्या पाठ्यचर्या करिकुलम के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? देखिए, 5 मार्गदर्शा सिद्धांत हैं एनसीएफ 2005 ने जो बताए हैं, मार्गदर्शी या मार्गदर्शा सिद्धांत। क्या? पहला, एक्सटर्नल वर्ल्ड से जोड़िए, यानी किताबी ज्ञान या स्कूल के ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ना। फिर उसके बाद यह सुनिश्चित करना कि शिक्षा ना रटांत विद्या से दूर होनी चाहिए, यानी कि रिमूव रोट लर्निंग, रोट लर्निंग, रटंत विद्या को दूर कीजिए। तीसरा फिर होता है मतलब पाठ्यचर्या को समृद्ध गुणवत्तापूर्ण करना, ताकि पाठ्य पुस्तकों से पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए बच्चा। चहुमुखी विकास करना, समृद्ध गुणवत्तापूर्ण लाना। फिर उसके बाद परीक्षाओं को क्या करना? लचीला बनाना, कक्षा के जीवन के साथ एकीकृत करना, परीक्षाओं को जीवन के साथ एकीकृत करते हुए, यानी जीवन पर आधारित, बच्चे की निजी जिंदगी से जुड़े हुए प्रश्न भी होने चाहिए। सरल के साथ साथ जटिल, इजी और कॉम्प्लेक्स प्रश्न भी होने चाहिए। ऐसा नहीं भारी भारी एग्जाम में हिसाब दे दिया या प्रश्न दे दिया, हल्का वाला भी होना चाहिए, तभी तो होगा लचीला।
फ्लेक्सिबल, यानी सब कुछ मिला जुला। तो परीक्षा को लचीला बनाना और जीवन के साथ एकीकृत करना। और पांचवा जो मार्गदर्शा है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित के बजाय बच्चों के साथ समग्र विकास के लिए पाठ्यक्रम को, सिलेबस को समृद्ध करना। किस चीज के लिए? बच्चे में होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए, इसीलिए। और यहाँ देखिए रटंत, यहाँ परीक्षा को आसान बनाना, रटांत विद्या से पढ़े हो, सही बात है। बाह्य विश्व से जोड़ना, सही बात है। परीक्षा को आसान बनाना, ऐसा थोड़ी कहा है। परीक्षा को लचीला बनाना, ये होगा। परीक्षा को आसान तब तो हो गया केवल आसान प्रश्न को पूछे जा रहे हैं। गलत। पाठ्यचर्या को समृद्ध करना ताकि वह पाठ्य पुस्तकों तक सीमित ना रहे। बिल्कुल, कितना बेहतरीन विकल्प है, यह भी सही है। सी नंबर गलत होगा और यही हमारा उत्तर होगा, नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट, ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा। किस चीज से बचना होगा दोस्त? अवॉइड करना होगा किसको? आकलन करते समय तकनीकी, टेक्नोलॉजिकल भाषा का उपयोग। अरे क्षेत्रीय, ग्रामीण, स्थानीय मातृभाषा से पढ़ाइए ना, जोड़ते हुए, ना कि हायर वर्ड जिसे बच्चा ने कभी सुना भी नहीं है, एकदम शुद्ध शुद्ध हिंदी वाला गॉप। बच्चे की निजी जिंदगी से जोड़ते हुए पढ़ाना चाहिए। और तकनीकी या यांत्रिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। बच्चे समझ पाएंगे तभी तो, ऐसे शब्दों का चुनाव करें ना आप। आकलन के आधार पर समूह का प्रयोग करना कि ये निम्न बुद्धि का स्तर का है, इसका एक ग्रुप अलग बनाओ। ये उच्च बुद्धि स्तर का है, इसका एक अलग ग्रुप बनाओ। तो बच्चों में तो द्वेष पैदा कर दिया आपने, हीन भावना, डिप्रेशन, तनाव। अधिक सटीक विवरण के लिए घटना की तत्काल रिकॉर्डिंग। अधिक सटीक विवरण किससे बचना होगा? देखिए, विवरण वगैरह के लिए रिकॉर्डिंग कौशल को जगाना बढ़िया है। जानकारी एकत्रित करने के विभिन्न तरीके, अलग अलग तरीके, एकमात्र तरीका नहीं, इसलिए यह भी सही है। क्या गलत होगा? तकनीकी भाषा का प्रयोग। मातृभाषिक भाषा से पढ़ाना है ना, तभी तो बच्चे समझ पाएंगे। नेक्स्ट, रोनाल्ड रॉस की बारे कक्षा में कहानी, जिसको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। जब उन्होंने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए यह खोजा कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया। मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसे काटा और उसकी सूक्ष्मदर्शी से नीचे अवलोकन किया। रोनाल्ड रॉस की कहानी को ईवीएस में शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? अच्छा, उद्देश्य ए, शिक्षार्थियों का वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में मदद करना। वैज्ञानिक प्रक्रिया यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने में मदद करना, तो ये तो बेहतरीन है। वैज्ञानिक चिंतन अर्थात तर्क वितर्क करते हैं वैज्ञानिक, और तार्किकता का विकास कर देना, सही है। बी, शिक्षार्थी को कहानियां लिखने के लिए प्रेरित करना। कहानी लिखेंगे बच्चे, कहानी तो बच्चों में रोनाल्ड रॉस की कहानी दी गई है किताबों में, तो बच्चे भी कहानियों को लिखेंगे और भाषा को समृद्ध बनाएंगे। साथ ही साथ पर्यावरण से भी जोड़ करके कहानियों को लिखेंगे। कुत्ता, गाय, बिल्ली, ये सब पर्यावरण के अंतर्गत ही तो आए। पेड़ पौधे, पशु। तो प्रेरित करना किसके लिए? शिक्षार्थी को कहानी लिखने के लिए। यह भी पॉजिटिव होगा। प्रेरित कर दिया, बच्चे अपने विचारों को प्रकट करेंगे। यहाँ पर यदि यह नहीं रहता विकल्प, कहानियों को प्रेरित करना, तो रहता क्या? अपने किसी भी पूर्व अनुभव या घटनाओं को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो बच्चों में खोपड़ी का, सृजनात्मकता का विकास होगा कि नहीं इससे? अतः यह भी सही हो जाएगा। शिक्षार्थी को विभिन्न खोजों के बारे में, विभिन्न खोज, ये तो बहुत बढ़िया है, अधिक रोमांचक कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना। यानी ज़्यादा जो साहसिक वाला, रोमांचक वाला है ना, उसको इकट्ठा करो तुम, उसको
इकट्ठा करो, जो भी कहानियां उसको इकट्ठा करो। ए दोस्त, ये वैज्ञानिक कहानी को लिखना नहीं, भाषा की कक्षा नहीं है ना, इसलिए कहानी नहीं होगा। भाषा की कक्षा, भाषा की कक्षा में कहानियों का प्रयोग कीजिएगा या लिखना वगैरह। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा? भाषा डेवलप होगी, लैंग्वेज। तो बी नंबर क्यों चुनेंगे भला? डी, विज्ञान के इतिहास की सराहना करना। विज्ञान के इतिहास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान या अन्य विषय, उसकी सराहना करना, समझना बेहतरीन हो गया। बी नंबर, ए सी डी, ए सी डी। विज्ञान का इतिहास, विज्ञान मतलब क्या? विशेष ज्ञान। विज्ञान मतलब क्या? जहाँ तार्किकता आ जाए, जहाँ बच्चे में क्रिएटिविटी आए, चिंतन करने का गुण विकसित हो। बी नंबर। भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा कक्षा में थीम, क्या है थीम? यात्रा को एकीकृत करना चाहता है। आप किस संसाधन का चुनाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त दमदार वाला होगा? यात्रा पर श्रव्य दृश्य क्लिप दिखलाना, यात्रा पर कविता, तरह साधनों पर मॉडल, बच्चों की यातायात पर अपने अनुभव। देखिए, प्री एक्सपीरियंस, पूर्व नॉलेज से जोड़ना, इससे बढ़िया विकल्प क्या होगा? डी नंबर। बच्चे की निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ है ना, स्थानीय परिवेश से। ईवीएस कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अवलोकन को साझा करती है। पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में, भिखारी लड़का है, ठीक है, उसके बारे में अवलोकन जो भी देखा ना, उसको बच्चों को बताता है, बताती है। ठीक, ईवीएस कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस में, शिक्षार्थी बता रहे हैं दूसरे बच्चों को, साझा कर रहे हैं, शेयर, और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे? तो पॉजिटिव से द बेस्ट पॉजिटिव चुन लीजिए, है ना। आप उसे सुनेंगे पर आप अपनी पाठ्य योजना तक सीमित रहेंगे, फिर वही अपने लेसन प्लान तक आप सीमित रहिएगा। पूरे भारत में भिखारियों की स्थिति की व्याख्या करेंगे, व्याख्या करना, लेक्चर मेथड। इस विषय को शिक्षार्थी के साथ अलग अलग में चर्चा करें, सबको एक साथ ना चर्चा करना है। उसके अवलोकन की सराहना करेंगे, यस सराहना करेंगे, और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। क्या आ गया? चर्चा करना। और हमारा डी नंबर उत्तर होगा, डी। लास्ट प्रश्न है, खेल और पहेलियां ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। क्योंकि क्यों खेल और मतलब गेम्स एंड रीडल्स, पजल्स, पहेली वगैरह क्या करती हैं बच्चों में? शिक्षार्थी को ना अपना ज्ञान का निर्माण करने में, पैटर्न वगैरह को खोजने को देते हैं। हाँ, ये आपका सी। बाकी देखिए ना, इनका कक्षा में संपादन करना आसान है, कक्षा में जो ना संचालित करना आसान होता है। किसको? खेल और पहेली को। यही उत्तर होगा क्या? हट। वे कक्षा की एक रास्ता से विराम प्रदान करते हैं, यानी कि छुट्टी वगैरह, विराम प्रदान करना, एक रास्ता को दूर कर देना, एक रास्ता, यूनिफॉर्मिटी, रोज एक ही चीज पढ़ाए जा रहे हैं, तो एक रास्ता होगा, एक रस, ठीक है। तो उसको दूर करना हमारा लक्ष्य होता है। शिक्षार्थियों को एक रास्ता से विराम प्रदान करते हैं, क्या? खेल और पहेलियां। देखिए, एक नंबर आप ले लीजिएगा, लेकिन ये सी नंबर द बेस्ट होगा। क्यों? दे अलाउ लर्नर्स टू डिस्कवर पैटर्न, पैटर्न को खोजना, खोजी गतिविधि, खोजी उपागम, अन्वेषण करना। पैटर्न, मैं कहाँ तक सीखा हूँ, बोले तो मुझ में और कहाँ कमी है, तो बच्चों को अपने आप से लर्निंग बाय डूइंग करने का मौका देती है। और ये सी नंबर हमारा, क्योंकि, यही सी नंबर उत्तर हो जाएगा। नहीं समझे? समझना क्या है, अपने पैटर्न को खोजने को मदद देता है, अन्वेषण, डिस्कवरी, सी नंबर उत्तर।
मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।